morning all. This is CA Himanshu Khurana, your teacher taking virtual classes from Commerce Quest Coaching Center. Hope you all are doing good. In today's discussion, friends, we will continue and complete topic of company audit. लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबका तहे दिल से थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे चैनल को फॉलो करने के लिए। और आज फिर से दोबारा मेरे चैनल पे आके नेक्स्ट सेशन अटेंड करने के लिए आपका एक बार फिर से थैंक यू। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। आज बच्चों हम स्पेशल नोटिस वाले टॉपिक पर पहुँचे हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास अटेंड की है उनको ये पता है। पिछली क्लास पे मैंने आखिरी जो टॉपिक कराया था वो था बच्चों ये, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन ऑडिटर को रिज़ाइन करना है तो कितने दिन पहले इन्फॉर्म करना है। आज का हमारा टॉपिक होना चाहिए स्पेशल नोटिस का। लेकिन पहले मुझे स्पेशल नोटिस का समझाने के लिए कॉन्सेप्ट आपको सेक्शन 140 रिकॉल कराना पड़ेगा। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 140 से। ठीक है बच्चों, सेक्शन 140 इज फॉर रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड स्पेशल नोटिस। रिमूवल बिफोर एक्सपायरी। रिमूवल बिफोर एक्सपायरी का बच्चों मतलब होता है कि आप ऑडिटर को उसकी टर्म कंप्लीट होने से पहले निकालना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया तो आप उसको 5 साल से पहले ही उसकी पोजीशन से हटाना चाहते हो। अगर आप किसी ऑडिटर को 5 साल से पहले उसकी पोजीशन से हटाना चाहते हो तो इसमें बच्चों कंपनी के मेंबर्स को आप पे शक हो सकता है। हो सकता है कि ऑडिटर को आपके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली हो जिससे ये प्रूफ होता है कि आप कंपनी के फंड्स का मिसयूज़ कर रहे हो सकता है ऑडिटर ने आपके अगेंस्ट सबूत इकट्ठे किए हो, इसलिए आप चाहते हो कि ऑडिटर को निकाल देते हैं ताकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन कंपनी के शेयर होल्डर तक ना पहुंचा दे, वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट ना करते। तो इसीलिए अगर ऑडिटर को हटाना है तो इसका बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है, बड़ा ही स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर है। आपको 4 स्टेप से होके गुजरना पड़ेगा। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। ये देखो, ये 4 स्टेप की मैंने समरी पढ़ाई थी आपको। फर्स्ट स्टेप इज अपॉर्चुनिटी टू द कंपनी ऑडिटर। आपको सबसे पहले कंपनी ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी देनी है अपनी बात कहने की। देन बच्चों बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग होल्ड करेंगे जिसमें वो एक डिसीजन लेंगे विथ मेजॉरिटी कि हाँ जी हमने कंपनी ऑडिटर को निकालना है। जिस दिन ये बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, जिस दिन ये बोर्ड मीटिंग में डिसीजन होगा, उसके 30 दिन के अंदर अंदर बच्चों आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से एप्लीकेशन लिख के परमिशन लेनी है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। जैसे अगर मैं आज बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाता हूँ, अपने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करवाता हूँ, तो उसके 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिख के परमिशन लेनी है कि हम इस कंपनी ऑडिटर को कंपनी से हटाना चाहते हैं, आपकी परमिशन चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन इसीलिए चाहिए क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। तो जहाँ पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ गवर्नमेंट को पब्लिक के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आना पड़ता है। जैसे ही बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देगी, अगर उसको लगता है कि आपका डिसीजन ठीक है, ये कंपनी ऑडिटर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, तो उसके 60 दिन के अंदर बच्चों आप जनरल मीटिंग होल्ड करोगे जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। क्या करोगे बच्चों? 60 डेज़ के अंदर जनरल मीटिंग होल्ड करोगे जिसमें सारे मेंबर्स आएंगे, शेयर होल्डर्स आएंगे, वो कंपनी में आके वोट करेंगे कंपनी ऑडिटर को निकालने के लिए। ठीक है, इन 4 स्टेप में ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। यहाँ पे 30 डे मिले हैं क्योंकि गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। यहाँ पे 60 डेज़ मिले हैं क्योंकि मीटिंग होल्ड करने में बच्चों टाइम लगता है। पहले आप सारे मेंबर्स को इनवाइट करोगे, फिर सभी मेंबर्स को पोजीशन बताओगे एग्जैक्टली है क्या, तो उसके लिए उनको आप नोटिस भेजोगे। नोटिस भेजने के लिए बच्चों स्पेशल नोटिस काम आता है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट में स्पेशल नोटिस इंट्रोड्यूस किया है। स्पेशल नोटिस का मतलब होता है कोई इम्पॉर्टेंट काम है, कुछ इम्पॉर्टेंट काम के लिए मीटिंग बुलाई है और कंपनी ऑडिटर को निकालना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस में काउंट होता है। ये रेयरली होता है, कोई कंपनी ऑडिटर को निकालना ये कॉमन बात नहीं है, ये बहुत ही रेयर बात है। तो इसको स्पेशल नोटिस के तरीके से ही मीटिंग को बुलाना होता है। जो आप नोटिस भेजोगे उसको बोलेंगे स्पेशल नोटिस। ठीक है बच्चों, तो एक बार रिवाइज कर लो। रिमूवल के लिए आपको चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन से पहले चाहिए सीजी की परमिशन, और सीजी की परमिशन से पहले आपको ऑडिटर को एक अपॉर्चुनिटी देनी है अपनी बात कहने की।
Before taking any action, auditor should be provided an opportunity of being heard. एज पर रूल 7 बच्चों आप एप्लीकेशन लिखोगे सीजी को बोर्ड रेजोल्यूशन के 30 दिन के अंदर फॉर्म ADT 2 में। 60 दिन के अंदर सीजी के अप्रूवल आने के बाद आप जनरल मीटिंग बुला के स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। ठीक है, रूल नंबर 7 में इसका प्रोसेस लिखा हुआ है। ये रूल नंबर 7 बना है रिमूवल के लिए। और नेक्स्ट पेज पे बच्चों हम जब रेजिग्नेशन पढ़ेंगे तो उसमें रूल नंबर 8 लिखा होगा। रेजिग्नेशन का मतलब होता है कि ऑडिटर खुद ही जाना चाहता है, आपने उसको निकाल रहे कंपनी से, वो खुद कंपनी छोड़ के जाना चाहता है, वो रिज़ाइन करना चाहता है कंपनी से। Auditor who has resigned shall file within 30 days of resignation a statement in the form number 883 as per rule 8 to company and ROC। अगर बच्चों कोई ऑडिटर कंपनी से रिज़ाइन करके जाना चाहता है तो उसको 2 लोगों को इन्फॉर्म करना है। कितने लोगों को इन्फॉर्म करना है बच्चों? 2 लोगों को इन्फॉर्म करना है। वो 2 कंसर्न पर्सन कौन है? फर्स्ट इज कंपनी, जिस कंपनी से मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 30 दिन के अंदर मैं उस कंपनी को इन्फॉर्म करूँ। सेकंड बच्चों ROC को इन्फॉर्म करना होता है। ROC की फुल फॉर्म मैंने लास्ट सेशन में बताई थी, विच इज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सारी कंपनीज का एक रजिस्ट्रार होता है जिसको इन्फॉर्मेशन बैंक में कहते हैं, जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कंपनी में कौन ऑडिटर है, कंपनी में कौन डायरेक्टर है, ऐसे करके। तो आप कंपनी को भी बताओगे कि मैंने कंपनी में रिज़ाइन दिया है, और कंपनी के साथ साथ ROC को भी बताओगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी बताओगे। और अगर आप गवर्नमेंट कंपनी में हो तो आपको CAG को भी बताना है। CAG कौन होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर को अपॉइंट करता है। तो जिसको आपने बताना है उसमें CAG का नाम भी शामिल है, क्योंकि CAG ने ही आपको अपॉइंट किया था इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। अगर गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो कंपनी को बता दो और ROC को बता दो, और उसमें आप अपना रीज़न बताओगे कि आपने रिज़ाइन क्यों करना है, और साथ में अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप कंपनी को बताओगे। ठीक है बच्चों, तो ये था रेजिग्नेशन का प्रोसीजर एज पर रूल नंबर 8। अब हम करेंगे बच्चों आज के नए टॉपिक की स्टार्ट। आज हम सबसे पहले करेंगे स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस का टॉपिक बच्चों इम्पॉर्टेंट है। स्पेशल नोटिस का मतलब है कि आप कंपनी के ऑडिटर को हटाने के लिए नोटिस दे रहे हो। उसमें आप 2 चीज़ें लिख सकते हो, ये देखो। स्पेशल नोटिस, इट शैल बी रिक्वायर्ड टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन एनुअल जनरल मीटिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों पास कराना है? क्योंकि आपने कंपनी ऑडिटर को निकालना है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्पेशल नोटिस चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि अगर किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है, FIR करनी है, तो पहले कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करे। तो ऐसे ही अगर बच्चों ऑडिटर को निकालना है ना, तो उसके अगेंस्ट पहले स्पेशल नोटिस जारी करो। स्पेशल नोटिस जब तक नहीं आता है तब तक ऑडिटर को निकालने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। स्पेशल नोटिस में बच्चों 2 चीज़ें लिख सकते हो आप। पहला, रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना, मतलब जिस ऑडिटर को निकाल रहे हैं उसको दोबारा से रीअपॉइंट नहीं करना है। एंड सेकंड, उसको नहीं अपॉइंट करना, किसी और को करेंगे। टू अपॉइंट एज ऑडिटर एनी पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। बात एक ही है दोनों में। इसमें हम कह रहे हैं कि रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना, इसमें हम कह रहे हैं टू अपॉइंट एज ऑडिटर एनी पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, कि रिटायरिंग ऑडिटर को छोड़ के किसी और को अपॉइंट कर लो। इसमें कह रहे हैं रिटायरिंग ऑडिटर को नहीं अपॉइंट करना। तो बात एक ही है, आप दोनों में से कोई एक चीज़ मेंशन कर सकते हो स्पेशल नोटिस में। कॉपी ऑफ नोटिस शैल इमीडिएटली सेंड टू द कंपनी ऑडिटर। इस नोटिस की कॉपी बच्चों आप कंपनी ऑडिटर को भी भेजोगे। कंपनी ऑडिटर को इस नोटिस की कॉपी क्यों भेजनी ज़रूरी है? क्योंकि जिस पर्सन को बच्चों आप कंपनी से निकाल रहे हो उसको स्पेशल नोटिस भेजना ज़रूरी है। अगर हम उसको स्पेशल नोटिस भेजेंगे फिर वो अपना रिप्लाई भेजेगा। उसके रिप्लाई को क्या कहते हैं बच्चों? रिप्रेजेंटेशन लेटर। ठीक है, वो कंपनी ऑडिटर अपना रिप्लाई भेजेगा कि आप मुझे क्यों निकालना चाहते हो, उसके लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, आप उसको भी सुनो। जैसे अगर मेंबर्स कंपनी में मीटिंग में आके जजमेंट पास करेंगे कि इसको निकालना है या रखना है, तो स्पेशल नोटिस के साथ ना ऑडिटर को जो कहना है वो भी साथ में भेजा जाता है। तो इसीलिए कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस इमीडिएटली सेंड टू कंसर्न ऑडिटर। ऑडिटर हैज़ अ राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अपनी बात कहने का राइट। अब नोटिस की कॉपी और रिप्रेजेंटेशन दोनों इज टू बी सेंड टू एवरी पर्सन टू हुम नोटिस ऑफ AGM वॉज सेंड। स्पेशल नोटिस की कॉपी साथ में रिप्रेजेंटेशन की कॉपी हम उस हर पर्सन को भेजेंगे जो कंपनी में AGM में आने वाला है। AGM बच्चों बुलाएंगे ना हम, जहाँ पे हम कंपनी ऑडिटर को निकालने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएंगे,
तो जो मेंबर्स कंपनी की एजीएम में आने वाले हैं उनको पता तो होना चाहिए ना एजीएम में हम क्या बात करना चाहने वाले हैं। तो उनको नोटिस में बताएंगे कि हम कंपनी ऑडिटर को निकालने के लिए मीटिंग कंडक्ट करा रहे हैं और इसके खिलाफ कंपनी ऑडिटर को ये बातें कहनी है, ताकि वो दोनों साइड्स के बारे में जानते हो। मीटिंग में आने से पहले मेंबर्स को ये भी पता होगा कि आप कंपनी ऑडिटर को क्यों निकालना चाहते हो, क्योंकि आप उनको स्पेशल नोटिस भेज रहे हो। और साथ में उनको ये भी पता होगा कि इसके लिए कंपनी ऑडिटर क्या कहना चाहता है, कंपनी ऑडिटर का क्या पक्ष है। जैसे कोर्ट में जजमेंट पास करने से पहले जज जो शिकायत करते हैं उनकी बात भी सुनते हैं और जो मुजरिम होता है उसकी बात भी सुनते हैं। वो उसको भी कहते हैं कि तुझे कुछ कहना है, तेरे अगेंस्ट ऐसे चार्ज लगे हैं। तो जब कंपनी ऑडिटर को निकालने के लिए स्पेशल नोटिस आएगा तो उसके लिए कंपनी ऑडिटर अपनी रिप्रेजेंटेशन देगा कि मुझे ये कहना है, मुझे ये लोग निकालना चाहते हैं लेकिन मैंने कंपनी के लिए इतने सारे अच्छे काम भी किए हैं, आप मुझे मत निकालो। तो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन का उसका है। नोटिस की कॉपी और रिप्रेजेंटेशन दोनों हम उस हर पर्सन को सेंड करेंगे जो मीटिंग में आएगा। कॉपी ऑफ नोटिस एंड representation shall be sent to every person to whom notice of AGM was given। ठीक है। उसके बाद ऑडिटर में डिमांड द रीडिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब बच्चों ऑडिटर को लगता है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन लेटर ना आपने सारे मेंबर्स को नहीं भेजी, ऐसा हो सकता है। ऑडिटर अगर डायरेक्टर उसको निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टर क्या करेंगे, उसको बोल देंगे कि मैंने तेरी रिप्रेजेंटेशन लेटर भेज दी है सभी मेंबर्स को, लेकिन भेजेंगे नहीं। तो ऑडिटर ये डिमांड कर सकता है कि जैसे मीटिंग स्टार्ट होगी, जिस दिन मीटिंग शुरुआत के टाइम पे आप मेरी रिप्रेजेंटेशन एक बार पढ़ दो, मतलब स्टेज पे जाके मेरी रिप्रेजेंटेशन एक बार पढ़ के सभी मेंबर्स को सुना दो, ताकि अगर किसी मेंबर ने मेरी रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ी है तो उसको मेरी रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता चल जाए, एक बार रीड कर दो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि उसने कंपनी के बारे में गलत सलत लिखा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वो रिप्रेजेंटेशन में कह रहा है कि ये कंपनी बड़ी घटिया है, ये कंपनी अच्छे से काम नहीं करने देती, इस कंपनी में स्कैम हो रहे हैं, इस कंपनी में फ्रॉड हो रहे हैं। तो इससे बच्चों कंपनी की इमेज ख़राब होती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ना कंपनी एप्लीकेशन लिख सकती है कोर्ट को कि हम इसकी रिप्रेजेंटेशन को रीड नहीं करेंगे बिकॉज ये कंपनी के बारे में डिफेमेटरी मैटर बोल रहे हैं। ये लिखा है नीचे, इट नीड नॉट टू बी सेंट और रेड, ना ही भेजेंगे ना ही रीड करेंगे। इफ़ ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंपनी और एनी पर्सन ट्राइब्यूनल पास द स्पेशल ऑर्डर। ट्राइब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट। अगर कंपनी की एप्लीकेशन पे या किसी और पर्सन की एप्लीकेशन पे ट्राइब्यूनल मीन्स कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास किया है कि हाँ जी इसको ना ही हम रीड करेंगे ना ही हम इसको सेंड करेंगे रिप्रेजेंटेशन को, क्योंकि इसने कंपनी के बारे में डिफेमेटरी मैटर्स बोले हैं, कंपनी की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की है। क्योंकि ऐसा होता है बच्चों, अगर आप किसी को निकालते हो ना जॉब से तो वो आपके अगेंस्ट ही बोलेगा। वो बोलेगा जी ये कंपनी अच्छी नहीं है, वो अपनी गलती थोड़ी ना बताएगा मार्केट में। वो बोलेगा ये कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी की इमेज को ख़राब करेगा जो कंपनी ने इतने सालों से बनाई है। तो अगर ऐसा वो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन का गलत इस्तेमाल करे तो आप ना ही रिप्रेजेंटेशन लेटर को सेंड करोगे नोटिस के साथ, ना ही रिप्रेजेंटेशन लेटर को रीड करोगे मीटिंग में। अगर आपने एप्लीकेशन लिखी है ट्राइब्यूनल को और ट्राइब्यूनल ने ये ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है, ट्राइब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट। तो ये था बच्चों स्पेशल नोटिस का टॉपिक, एक बार रिवाइज कर लो। स्पेशल नोटिस, इट शेल बी रिक्वायर्ड टू पास अ स्पेशल नोटिस एट एनुअल जनरल मीटिंग। स्पेशल नोटिस में दो चीज़ें लिखी होती हैं, फर्स्ट रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना, या फिर टू अपॉइंट एज एन ऑडिटर एनी पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। कॉपी ऑफ नोटिस शेल बी इमीडिएटली सेंड टू द कंसर्न ऑडिटर। उस नोटिस की कॉपी आप इमीडिएटली ऑडिटर को भेजोगे जिसको आपने निकालना है, वो उसके पास राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। उसकी रिप्रेजेंटेशन को और नोटिस की कॉपी को शेल बी सेंड टू एवरी पर्सन टू होम नोटिस ऑफ एजीएम हैज़ बीन सेंट। आप सभी मेंबर्स को भेजोगे कि ये स्पेशल नोटिस है और साथ में ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। ऑडिटर मे डिमांड द रीडिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन but it need not to be sent or it need not to be read if application of the company or any person ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर पास किए। ठीक है, आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी ऐसा करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सेक्शन नंबर 141। सेक्शन नंबर 141 था एलिजिबिलिटी एज वेल एज क्वालिफिकेशन टू बिकम एन ऑडिटर। हाँ जी बच्चों, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन मीन्स अगर आपको कंपनी ऑडिटर बनना है, जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही एक अच्छी पोजीशन होती है कंपनी में,
बड़ा कंट्रोल होता है इस पर्सन के पास। मतलब एक तरह से ये कंपनी के हायर अथॉरिटी में आता है, कंपनी ऑडिटर। ये कंपनी के डेटा की चेकिंग करता है, एज एन ऑफिसर कंपनी में काउंट होता है। तो अगर आपको कंपनी ऑडिटर बनना है तो एक ही तरीका है, यू हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओनली एंड ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर एलिजिबल टू बिकम द कंपनी ऑडिटर। ठीक है, ऐसा सेक्शन में लिखा है, सेक्शन नंबर 141। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ओनली इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, अ फर्म वेयर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट बाय इट्स फर्म नेम। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अगर मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ या आप अकेले ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप कंपनी ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ना पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। मतलब उनकी पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, तो फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज एन ऑडिटर फर्म के नाम पर। लेकिन उसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर इंडिया में प्रैक्टिस करते होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी पार्टनरशिप फर्म में 5 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, पार्टनर डी, पार्टनर ई। 5 पार्टनर हैं, उसमें से कम 3 पार्टनर ऐसे होने चाहिए जो इंडिया में ही प्रैक्टिस करते हैं, जिनका बिजनेस इंडिया में है, जो अपना प्रोफेशन इंडिया में चलाते हैं। तो अगर मेजॉरिटी पार्टनर्स इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं तो उस फर्म को भी आप अपॉइंट कर सकते हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ कंपनी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, फर्म के नाम को, फर्म के नाम पर भी अपॉइंटमेंट कर सकते हो अगर मेजॉरिटी पार्टनर इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेजॉरिटी का मतलब होता है आधे से ज़्यादा, 5 में से 3। उसके बाद है बच्चों अ फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। फर्म में बच्चों, फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म, और उसमें एलएलपी को भी शामिल किया है। एलएलपी की फुल फॉर्म होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को भी एज एन ऑडिटर आप अपॉइंट कर सकते हो। ओनली पार्टनर हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी ऑथोराइज टू एक्ट एंड साइन ऑन द बिहाफ ऑफ एलएलपी। एलएलपी में बच्चों क्या होता है, उसमें ना एडवोकेट भी पार्टनर बन सकते हैं। कौन? एडवोकेट। एडवोकेट भी पार्टनर बन सकते हैं। तो अगर आपने एलएलपी को अपना ऑडिटर अपॉइंट किया है तो एलएलपी में जो पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बस वो ही आपकी कंपनी में आ सकते हैं, और वो ही आपकी कंपनी के बिहाफ पे कंपनी की चेकिंग कर सकते हैं और कंपनी के बैलेंस शीट पे साइन कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट एडवोकेट्स। ठीक है, तो एलएलपी में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, एडवोकेट भी हैं, फॉर एग्जांपल 5 पार्टनर हैं, उसमें से 2 एडवोकेट है और 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो वो 3 लोग ही कंपनी के ऑडिटर बन सकते हैं। वो 3 लोग ही फर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। एडवोकेट कंपनी के ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकते। एलएलपी में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वही ऑडिटर बनेंगे एलएलपी के बिहाफ पे। तो ये 3 केस थे बच्चों। पहला था कि अगर आप अकेले हो तो आप ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हो, आप मतलब इंडिविजुअल हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हो। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो मेजॉरिटी पार्टनर इंडिया में प्रैक्टिस करते होने चाहिए। और अगर आप एज एन एलएलपी अपॉइंट होते हो तो आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है बस वही कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं, उसके अलावा कोई और प्रोफेशन नहीं अपॉइंट हो सकता। ये था बच्चों क्वालिफिकेशन का सेक्शन। यू मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू बी अपॉइंटेड एज अ कंपनी ऑडिटर। नेक्स्ट सेक्शन है बच्चों डिसक्वालिफिकेशन का। पर्सन डिसक्वालिफाइड, पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। डिसक्वालिफाइड और नॉट एलिजिबल का मतलब है बच्चों कौन कौन कंपनी ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकता। हाँ जी, कौन कौन नहीं अपॉइंट हो सकता, जो कभी भी कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकता, वो कौन है। ऐसे टोटल बच्चों 4 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं? 4 पॉइंट। ए, बी, सी एंड डी। 4 पॉइंट आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट में बच्चों लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है बच्चों कंपनी। क्या मतलब होता है? कंपनी। अब पीछे मैंने आपको सेक्शन 141 में एलिजिबिलिटी पढ़ाई। एलिजिबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? अ पर्सन, अकेला। सेकेंड पॉइंट क्या था? पार्टनरशिप फर्म। थर्ड पॉइंट क्या था? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें कंपनी तो नहीं था। अगर आपने अपनी कंपनी बना ली है तो कंपनी किसी और कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकती। A body corporate other than limited liability partnership is disqualified to be appointed as an auditor. Limited liability partnership eligible है लेकिन कंपनी एलिजिबल नहीं है।
बॉडी कॉर्पोरेट में बच्चों लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी आती है, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को परमिशन है। उसके अलावा जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, जितनी भी कंपनी फॉर्म्स हैं, उनको अलाउ नहीं किया गया टू बी अपॉइंटेड एज अ कंपनी ऑडिटर। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बच्चों ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। कंपनी का एम्प्लॉय कभी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, इवन इफ इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे बच्चों अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी में जॉब करते तो वो उस कंपनी के कंपनी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, बिकॉज उनको सैलरी कंपनी से मिलनी है। तो जिस कंपनी से आपको सैलरी मिलनी है, आप उस कंपनी का ऑडिटर कैसे अपॉइंट हो सकते हो? अगर आप उनके अगेंस्ट कुछ बोल लोगे तो वो आपकी सैलरी नहीं देंगे आपको, तो आप इंडिपेंडेंट होके कैसे काम करोगे? तो ऑफिसर ऑफ कंपनी और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी कैन नॉट बिकम अ कंपनी ऑडिटर। नेक्स्ट है बच्चों पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। इसका मतलब समझो। इसका मतलब मैंने एग्जाम्पल से समझाया। मान लो पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। और ये सी पार्टनर ना इस कंपनी का एम्प्लॉय भी है। सी पार्टनर इस कंपनी का एम्प्लॉय भी है। मतलब जो सी पार्टनर है, जो सी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बी, चार्टर्ड अकाउंटेंट सी। लेकिन जो सी चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वो इस कंपनी का एम्प्लॉय भी है और इस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर भी है। क्योंकि बच्चों सी इस कंपनी का एम्प्लॉय है और उसके दोनों पार्टनर ए और बी है। तो सी के एम्प्लॉय होने की वजह से, सी के इस कंपनी के ऑफिसर होने की वजह से ये पूरी की पूरी पार्टनरशिप फॉर्म में डिस्क्वालीफाइड होगी। इस पार्टनरशिप फॉर्म को आप अपॉइंट नहीं कर सकते, मीन्स इनडायरेक्टली भी नहीं अपॉइंट कर सकते, क्योंकि सी इस कंपनी का एम्प्लॉय है और ये दोनों सी के पार्टनर हैं। तो ये दोनों सी की बात को टालेंगे नहीं। तो लॉ ने लिखा है कि अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो या फिर आप किसी कंपनी के ऑफिसर हो, तो जिस फर्म में आप पार्टनर हो ना, वो पूरी की पूरी फर्म में डिस्क्वालीफाइड। आपके जितने भी और पार्टनर्स हैं सारे डिस्क्वालीफाइड। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, पार्टनर ऑफ ऑफिसर ऑफ कंपनी। ऑफिसर ऑफ कंपनी यहाँ पे कौन है? मिस्टर सी। और पार्टनर कौन है? ए एंड बी। कंपनी के ऑफिसर के जो पार्टनर है वो भी डिस्क्वालीफाइड है। कंपनी का ऑफिसर तो डिस्क्वालीफाइड है ही, ये हमने पॉइंट नंबर बी में सीखा। लेकिन जो ऑफिसर के पार्टनर है वो भी डिस्क्वालीफाइड है। और इस पार्टनरशिप फर्म में जितने भी एम्प्लॉय हैं वो भी डिस्क्वालीफाइड है। क्यों? क्योंकि इस पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर उस कंपनी का एम्प्लॉय है, उस कंपनी का ऑफिसर है। उसकी वजह से इसके जितने भी और पार्टनर्स हैं डिस्क्वालीफाइड, इसके जितने भी एम्प्लॉय हैं डिस्क्वालीफाइड। ठीक है बच्चों, पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी इज ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड। मिस्टर सी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, मिस्टर सी कंपनी के ऑफिसर है, इस वजह से ए और बी भी डिस्क्वालीफाइड है। क्यों? क्योंकि ए और बी सी के पार्टनर है। ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से भी आप चालाकी नहीं कर सकते, लॉ में लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट बच्चों ध्यान से समझना, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पर्सन, रिलेटिव और पार्टनर is holding any security or interest in the company, is indebted for more than 5 lakh in the company, has given guarantee in connection with the indebtedness of third person for more than 1 lakh in the company। ध्यान से समझना, इजी है, समझ लो इसको। पर्सन मतलब आप जिसकी बात चल रही है, रिलेटिव मीन्स उसका रिश्तेदार, एंड पार्टनर मीन्स उस पर्सन का पार्टनर। अगर उस कंपनी में कोई इंटरेस्ट होल्ड करता है, इंटरेस्ट होल्ड करने का मतलब होता है कि उस कंपनी में उसका पैसा इन्वेस्टेड है। अगर किसी कंपनी में मेरा पर्सन, मेरे रिश्तेदार का रिलेटिव, मेरे पार्टनर का कोई भी इंटरेस्ट है, तो मैं उस कंपनी का कंपनी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। मेरा, मेरे रिलेटिव का या फिर मेरे पार्टनर का। मेरे रिलेटिव का यहाँ पे मतलब है मेरी वाइफ का, मेरे रिलेटिव का मतलब है मेरे फादर का, मेरे रिलेटिव का मतलब है मेरे भाई का। अगर उस कंपनी में पैसा इन्वेस्टेड है तो मैं उस कंपनी का कंपनी ऑडिटर कभी भी अपॉइंट नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट, मैंने, मेरे रिलेटिव ने, मेरे पार्टनर ने उस कंपनी के 5 लाख से ज़्यादा रुपए देने हैं, उधार लिया हुआ है हमने उस कंपनी से फॉर मोर देन 5 लाख, तो भी मैं उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चों देखो, मैंने उनको 5 लाख रुपए देने हैं, 5 लाख से ज़्यादा देने हैं।
तो अगर मैं उनकी कोई गलती नहीं निकालूंगा तो हम दोनों में ये डील हो सकती है ना कि आप मेरी कोई गलती मत निकालना, मैं आपके 5 लाख रुपए माफ़ कर दूंगा। कंपनी ऐसे कह सकती है ना कि तूने जो कंपनी के 5 लाख से ज़्यादा इनडेटनेस है, 5 लाख से ज़्यादा तूने कंपनी को देने हैं, तो हम तेरे वो माफ़ कर देंगे अगर तू कंपनी की कोई भी गलती नहीं निकालेगा, अगर तू क्लीन रिपोर्ट देगा। तो ये तो बच्चों रिश्वत का केस हो गया ना। तो ऐसा रिस्क लेंगे ही नहीं हम। अगर आपने, आपके रिश्तेदार ने, अगर आपके पार्टनर ने कंपनी के 5 लाख से ज़्यादा देने हैं रुपए, तो आप उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। और थर्ड पॉइंट है, अगर आपने किसी के गारंटी ली है जिसने कंपनी के 1 लाख से ज़्यादा देने, तो भी आप कंपनी ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकते। आपने, आपके रिश्तेदार ने, आपके पार्टनर ने गारंटी ली है इन कनेक्शन विद इनडेटनेस ऑफ थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के लिए जिसने कंपनी के 1 लाख से ज़्यादा देने हैं, तो भी आप कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। 3 कंडीशन बताई मैंने बच्चों। अगर आपको उस कंपनी में इंटरेस्ट है या आपने उस कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं, सिक्योरिटीज मीन्स शेयर्स, अगर आपने उस कंपनी के 5 लाख से ज़्यादा रुपए देने हैं, और अगर आपने उस कंपनी में उस पर्सन की गारंटी दी है जिसने कंपनी के 1 लाख रुपए से ज़्यादा देने हैं, तो कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। और मैंने यहाँ पे लिखा है कंपनी, सब्सिडियरी, होल्डिंग, एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग, ये पांचों कंपनियों में। अब इस कंसेप्ट को बच्चों समझाऊंगा तो 15 to 20 मिनट्स इसी कंसेप्ट में चले जाएंगे। फिलहाल आप ये याद कर लो कि ये सारी कंपनियां ना इसी कंपनी का पार्ट है। सब्सिडियरी होती है जिसमें उसने 51% से ज़्यादा शेयर्स खरीदे हैं। जैसे रिलायंस कंपनी, किसी कंपनी में अगर 51% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेती है तो वो कंपनी रिलायंस की सब्सिडरी बन जाती है। जैसे टाटा कंपनी की 125 से ज़्यादा सब्सिडरीज है इंडिया में। टाटा सन्स उसकी हेड है, टाटा सन्स उसकी हेड है, और उसके 125 से ज़्यादा इंडिया में सब्सिडरीज हैं। तो उस कंपनी में, उस कंपनी की सब्सिडरी में, मतलब इनडायरेक्टली उसी कंपनी में होल्डिंग होती है जिसका उस कंपनी में 51% है। मीन्स जिसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो, बी ने ना सी कंपनी में 51% शेयर्स खरीदे। बी कंपनी ने सी कंपनी में 51% शेयर खरीदे हैं, तो सी कंपनी क्या बन गई? सब्सिडरी। किस कंपनी की? बी कंपनी की, क्योंकि बी कंपनी ने सी कंपनी में 51% शेयर्स खरीदे हैं, इसीलिए सी कंपनी बी कंपनी की सब्सिडरी है। लेकिन ए कंपनी में बी कंपनी ने 51% शेयर्स खरीदे हैं, तो ए कंपनी बी की होल्डिंग है। होल्डिंग सब्सिडरी। तो बी की सब्सिडरी कौन है? सी, क्योंकि उसमें बी कंपनी ने 51% शेयर्स परचेज किए हैं। और ए कंपनी कौन है? बी कंपनी की होल्डिंग, क्योंकि ए कंपनी ने बी में खरीदे हैं। तो जो आपका हेड है वो होल्डिंग है, और जिसकी आप हेड हो वो सब्सिडरी है। जो मेरे से कम है वो सब्सिडरी है, जो मेरे से भी ऊपर है वो होल्डिंग है। अगर मैंने किसी कंपनी में 51% शेयर्स खरीदे हैं तो वो कंपनी मेरी सब्सिडरी कंपनी है। अगर किसी ने मेरे में 51% शेयर खरीदे हैं तो वो मेरी होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग होता है हेड, सब्सिडरी होता है एजेंट, सब एजेंट। तो अगर मैंने किसी में खरीदे हैं तो वो मेरी सब्सिडरी है, अगर मेरे में किसी ने खरीदे हैं तो वो मेरी होल्डिंग है। एसोसिएट होती है बच्चों 20% शेयर्स खरीदने के बाद, और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग मतलब इस होल्डिंग की सब्सिडरी। तो आपको बस इन पांचों के नाम याद करने हैं। आप इस नाम को ऐसे भी याद कर सकते हो, CSHAS, शॉर्ट में चाहे याद कर लो। इस पे आपको इतना डिटेल में ज़रूरत नहीं है। CSHAS, आप इसका शॉर्ट में नाम याद रख लो। C मीन्स कंपनी, S मीन्स सब्सिडियरी, H मीन्स होल्डिंग, A मीन्स एसोसिएट, S मीन्स सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। ये था बच्चों एलिजिबिलिटी, नॉन एलिजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा मैंने स्टार डाला हुआ है। स्टार मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि नेक्स्ट पेज पे मैंने इसके रिलेटेड कुछ लिखा है, वो पढ़ते हैं पहले। नेक्स्ट पेज पे मैंने इसके रिलेटेड बच्चों लिखा है, नो डिस्क्वालिफिकेशन इफ रिलेटिव इज होल्ड सिक्योरिटी फॉर अप टू 1 लाख। नो डिस्क्वालिफिकेशन इफ रिलेटिव इज होल्ड सिक्योरिटीज अप टू 1 लाख। बच्चों पिछले पेज पे मैंने क्या पढ़ाया?
पर्सन, रिलेटिव और पार्टनर के पास अगर उस कंपनी में सिक्योरिटीज है तो आप उस कंपनी के कंपनी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। लेकिन फर्स्ट पॉइंट में बच्चों रिलेटिव को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है। रिलेटिव को कितना अलाउड है उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना? 1 लाख का, अप टू 1 लाख का। मतलब अगर आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड या फिर आपके फादर की उस कंपनी में 1 लाख रुपीज़ तक की इन्वेस्टमेंट है तो आप उस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हो। ये रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ बच्चों रिलेटिव को मिली है और सिर्फ फर्स्ट पॉइंट में। रिलेटिव को फर्स्ट पॉइंट में ये रिलैक्सेशन दी गई है क्योंकि ये बाद में अमेंडमेंट आई थी, ऐसे जेन्युइन केसेस थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, कंपनी एक्ट ने कहा कि रिलेटिव को चलो 1 लाख रुपए तक की सिक्योरिटीज हम अलाउ करते हैं, पर्सन को अलाउ नहीं करेंगे, पार्टनर को अलाउ नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव को 1 लाख तक की सिक्योरिटीज कंपनी में खरीदना अलाउड है। तो यहाँ पे मैंने स्टार डाला है। स्टार की मैंने बच्चों एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे लिखी है। स्टार की एक्सप्लेनेशन क्या है? नो डिस्क्वालिफिकेशन इफ रिलेटिव होल्ड सिक्योरिटी ऑफ अ वैल्यू अप टू 1 लाख। ये था इन टोटल बच्चों डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन। तो आज आपने स्पेशल नोटिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने ये पढ़ लिया कि कौन कौन से बंदे एलिजिबल है कंपनी ऑडिटर बनने के लिए और कौन कौन से बंदे नहीं एलिजिबल है। नॉट एलिजिबल का मतलब होता है बच्चों डिस्क्वालीफाइड है। ठीक है, एलिजिबिलिटी वाले पॉइंट किए, फिर डिस्क्वालिफिकेशन के टोटल 4 पॉइंट थे। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट था कंपनी ऑडिटर को कंपनी से हटाना। अब नेक्स्ट हम बच्चों पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर्स के राइट्स क्या हैं, कंपनी ऑडिटर्स की ड्यूटीज क्या हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये देखो बच्चों, ये बहुत आसान है, आपको जल्दी समझ आएगा। बच्चों पावर्स एंड राइट्स ऑफ कंपनी ऑडिटर सेक्शन नंबर 143। सेक्शन 143 में कंपनी ऑडिटर की पावर्स एंड कंपनी ऑडिटर के राइट्स लिखे। बच्चों पावर्स और राइट्स एक ही चीज़ होता है। पावर्स और राइट्स एक ही चीज़ होता है। अगर आपको पेपर में पावर्स पे क्वेश्चन आता है तो भी यही आंसर है, अगर आपको पेपर में राइट्स पे क्वेश्चन आता है तो भी यही आंसर है। सेक्शन नंबर है 143। उसके पास 2 राइट होते हैं कंपनी ऑडिटर के पास। पहला राइट होता है राइट टू एक्सेस, दूसरा होता है राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। राइट ऑफ एक्सेस का मतलब होता है वो कभी भी कंपनी के ऑफिस में एंटर कर सकता है। जैसे आप अगर बीइंग अ स्ट्रेंजर किसी कंपनी के ऑफिस में जाओ तो आपको सिक्योरिटी गार्ड मना कर देगा। मैं एग्जांपल देता हूँ बैंक ऑडिटर की। अगर आप बैंक में ना नॉन वर्किंग आवर्स में जाओगे, मीन्स अगर आप बैंक में शाम को 4 बजे के बाद एंटर करोगे तो सिक्योरिटी गार्ड ना आपको एंटर नहीं करने देगा। वो बोल देगा जी टाइम ख़त्म हो चुका है, पब्लिक डीलिंग ख़त्म हो चुकी है, आप कल आना। स्पेशली जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, कल आना सुबह 9 बजे। लेकिन अगर आप कंपनी के ऑडिटर हो ना, अगर आप बैंक के ऑडिटर हो, तो जैसे आप आई कार्ड दिखाओगे ना वो शटर को खुद उठाएगा और आपको अंदर जाने की परमिशन दे देगा। अगर आप कंपनी ऑडिटर हो, चाहे आप 8 बजे चले जाओ, चाहे आप 7 बजे चले जाओ, चाहे आप 6 बजे चले जाओ, कभी भी जाओ, जब तक उसमें स्टाफ अंदर है तब तक आपको अलाउड है वहाँ पे एंट्री, अगर आप कंपनी ऑडिटर हो। क्योंकि कंपनी ऑडिटर की ये पावर है, कंपनी ऑडिटर का ये राइट है कि वो प्रेमिस में कभी भी जा सकता है। राइट ऑफ एक्सेस एट ऑल द टाइम्स to books and accounts and vouchers whether kept at the registered office or any other place। उसके पास राइट है कि वो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कभी भी देख सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ वाउचर्स को मतलब कंपनी के बिल्स को कभी भी देख सकता है, वाउचर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है एट ऑल द टाइम, चाहे वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे हो चाहे वो किसी और प्लेस पे रखे हो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट राइट ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। सेकंड होता है बच्चों राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। वो कंपनी के ऑफिसर से जाके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो उसको ज़रूरी लगे, एज कंसीडर नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़। उसको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो पूछ सकता है कभी भी कंपनी के ऑफिसर से, कंपनी के ऑफिसर को आंसर देना ही पड़ेगा। ये बच्चों पावर्स होती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो कंपनी ऑडिटर बनता है, राइट्स होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो कंपनी ऑडिटर बनता है सेक्शन 143 के हिसाब से। यही 2 राइट्स हैं। नेक्स्ट है बच्चों उसकी ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ भी सेक्शन 143 में ही है और इस ड्यूटीज़ को बच्चों मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया।
आपको ड्यूटीज़ और राइट्स पे अलग से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो ड्यूटीज़ को मैंने डिटेल में पढ़ाया और इसको मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया। कौन कौन से 5 हिस्सों में सर? फर्स्ट इज इंक्वायरी इनटू प्रोप्राइटरी मैटर्स, सेकंड इज रिपोर्टिंग ओवर अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड इज रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, नेक्स्ट ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। ठीक है बच्चों, पहले आपको ये पांचों नाम याद करने हैं, इनकी डिटेल आसान है। आपको पहले ड्यूटीज़ के टोटल 5 हिस्से याद करने हैं। फर्स्ट इज इंक्वायरी इनटू प्रोप्राइटरी मैटर्स, सेकंड इज रिपोर्टिंग ओवर अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड इज रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, एंड लास्ट इज ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ होती है? इसमें बच्चों फर्स्ट देखो, इंक्वायरी इनटू प्रोप्राइटरी मैटर का क्या मतलब है। प्रोप्राइटरी मैटर का मतलब होता है बच्चों, कंपनी के फंड्स का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के पैसे का कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहे। उसको बच्चों अलग अलग पॉइंट्स पे लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? लोन्स एंड एडवांसेस आर प्रॉपरली सिक्योर्ड एंड टर्म्स आर प्रीजुडिशियल। मतलब अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया है, कंपनी ने किसी को पैसे उधार में दिए हैं, तो कंपनी ने उससे सिक्योरिटी पे गिरवी रखवाई है ना। कंपनी ने उसके साथ जो टर्म्स किए हैं वो कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं है। प्री जुडिशियल का मतलब होता है कंपनी के अगेंस्ट। मतलब ऐसा तो नहीं डायरेक्टर्स ने किया कि किसी को उठा के 5 करोड़ रुपए दे दिए, उससे कुछ गिरवी भी नहीं रखवाया, और उससे जो शर्तें लिखी है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है वो बहुत कम लिखा है। मीन्स कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बीइंग अ कंपनी ऑडिटर आपको देखना है, आपको अपनी रिपोर्ट में लिख देना है कि कंपनी ने इस फलाना पर्सन को 5 करोड़ रुपए दिए, इससे कुछ भी गिरवी नहीं लिया, या गिरवी लिया है तो वो सफिशिएंट नहीं है, और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो बहुत ही कम है। ऐसा अगर हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करना, ये आपकी ड्यूटी है। सेकंड है, बुक्स एंट्रीज आर प्रिजुडिशियल। कंपनी ने फेक एंट्रीज ना डाली हो। फेक एंट्रीज मतलब कुछ परचेज तो किया नहीं है, नकली बिल जनरेट किए हुए हैं। प्रीजुडिशियल मतलब कंपनी का नुकसान करवा रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों, शेयर डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज आर सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन एक्विजिशन कॉस्ट। कंपनी के शेयर्स को, कंपनी के डिबेंचर्स को और अदर सिक्योरिटीज़ को इशू करना है, सोल्ड करना है बहुत ही कम रेट पे। सोल्ड एट अ प्राइस लेस देन कॉस्ट, जितने के कॉस्ट पे उसको खरीदते थे ना, उससे भी कम पे बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा कंपनी का नुकसान हो रहा है, कंपनी के फंड्स को वेस्ट किया जा रहा है। खरीदते महंगा है, बेचते सस्ता है अपने किसी नॉन पर्सन को। तो कंपनी के फंड्स का मिसयूज़ आपको रोकना है, आपको ये भी रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट है बच्चों, टोटल 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट था लोन वाला, सेकंड पॉइंट था बुक एंट्रीज वाला, थर्ड पॉइंट था सोल्ड एट अ लेस देन कॉस्ट। नेक्स्ट है बच्चों, लोन एंड एडवांसेस आर शोन एंड डिपॉजिट। कहीं कंपनी ने अपने लोन एंड एडवांसेस को डिपॉजिट तो नहीं शो किया। पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू अकाउंट में तो नहीं चार्ज किया, जैसे किसी डायरेक्टर के बच्चे की स्कूल फीस को कंपनी का खर्चा ट्रीट करा दिया। डायरेक्टर की वाइफ ने शॉपिंग की है, उसने उसका बिल सारे कंपनी में डाल दिए। डायरेक्टर अपनी फैमिली ट्रिप पे गया, उसका सारा खर्चा कंपनी में डाल दिया। तो ऐसा तो नहीं कर रहे। कैश हैज़ एक्चुअली बीन रिसीव्ड ऑन शेयर्स अलॉटेड फॉर कैश, और जिनको उन्होंने शेयर अलॉट किए उनसे कैश भी रिसीव कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि शेयर्स अलॉट कर रहे हैं अपने रिश्तेदार को और उससे कैश रिसीव ही नहीं कर रहे। तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखना है। टोटल 6 बातों को चेक करना है। फर्स्ट था बच्चों, लोन दिए हैं तो वो कम उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी ली है और वो उसकी टर्म्स कंपनी के प्रीजुडिशियल तो नहीं है। सेकंड था बुक एंट्रीज कंपनी के लिए प्रीजुडिशियल तो नहीं है। थर्ड, आपने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ को कॉस्ट से कम प्राइस में तो नहीं बेचा। फोर्थ है, लोन एंड एडवांस को डिपॉजिट तो नहीं शो किया। फिफ्थ, पर्सनल एक्सपेंस तो नहीं चार्ज किए। सिक्स बच्चों, अगर शेयर अलॉट किए हैं तो उसके बदले में कैश रिसीव किया भी है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट है बच्चों 5 में से, रिपोर्टिंग ओवर अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें बच्चों आपने बस एक पैराग्राफ लिख के आना है। क्या रिपोर्ट करना है? दैट टू द बेस्ट ऑफ ऑडिटर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। मीन्स उनको ये लिखना है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी बीइंग एन ऑडिटर, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से और मेरी नॉलेज के हिसाब से कंपनी के अकाउंट्स बिल्कुल ठीक है, कंपनी के अकाउंट्स में ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन है। अगर नहीं है तो भी बताना है, अगर है तो ये लाइन लिख देनी। ठीक है, मतलब यही है कि एंड में जजमेंट पास करती है कि कंपनी के अकाउंट्स बिल्कुल ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल ठीक है, कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है।
दैट टू द बेस्ट ऑफ ऑडिटर इन्फॉर्मेशन, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली एंड मेरी नॉलेज, द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव, कंपनी के अकाउंट्स एंड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर, कंपनी के स्टेट को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल सच है अकाउंट्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और साथ में बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मैंने चेक कर लिया, ठीक है, ठीक है, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने चेक कर लिया। ये था बच्चों सेकंड पॉइंट उसकी ड्यूटीज़ में। थर्ड पॉइंट है बच्चों रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143। इसमें बच्चों मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं क्योंकि ये आपको 15 मार्क्स में आ सकता है। 10 पॉइंट लेकिन बहुत ही आसान है, आप रीड करोगे आपको बेसिक लगेंगे। 10 में से 5-6 पॉइंट तो ऐसे हैं जो आपको पहले ही पता होंगे, जितना आप पढ़ चुके हो कंपनी ऑडिट को मेरे साथ, आपको ऑलरेडी पता होगा। फर्स्ट पॉइंट है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की है। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है मैंने कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया है। सेकंड, कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए। थर्ड, मैंने ब्रांच ऑडिट की रिपोर्ट भी ली है और उसको मैंने डील भी किया है। ब्रांच ऑडिट का मतलब होता है बच्चों एसबीआई बैंक की इंडिया में कितनी सारी ब्रांचेज है और सबका ऑडिटर कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी हो सकता है, हर एक ब्रांच के ऑडिटर अलग अलग होते हैं। तो जो कंपनी की सबसे बड़ी ब्रांच मतलब कंपनी के हेड ऑफिस का ऑडिटर होता है ना, वो सारे ब्रांच के ऑडिटर्स को बोलता है कि आप अपनी अपनी रिपोर्ट मुझे दे दो ताकि मैं जो फाइनल रिपोर्ट रेडी करूँ उसमें मैं आपकी रिपोर्ट को भी शामिल कर लूँ। मीन्स मैं अगर मुंबई में एसबीआई बैंक के, जहाँ भी एसबीआई बैंक का हेड ऑफिस है, अगर मैं उसका ऑडिटर हूँ तो मैं जितने भी ब्रांचेस है पूरी इंडिया में सबके ऑडिटर को एक बार नोटिस भेजूंगा कि आप मुझे अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दो, मैं जो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा क्योंकि मैं हेड ऑफिस का ऑडिटर हूँ आपकी रिपोर्ट को भी शामिल कर लूँगा। मीन्स ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट मैंने रिसीव की और उसको डील भी किया। नेक्स्ट है बच्चों बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। कॉमेंट ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ कंपनी, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है जिससे कंपनी के बिजनेस को नुकसान हो उस पर मुझे कमेंट करना है। कोई डायरेक्टर डिसक्वालीफाइड तो नहीं है वो चेक करना है। यहाँ पे ऑडिटर नहीं लिखा, डायरेक्टर लिखा है। डायरेक्टर की डिसक्वालिफिकेशन का सेक्शन होता है 164। क्वालिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन किए हैं, अगर उसके रिस्पेक्ट में मुझे कोई कंप्लेंट है मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई कमी है। 9 पॉइंट है कंपनी का आईएफसी बिल्कुल ठीक है। आईएफसी का मतलब होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई रूल 11 में और मैटर लिखा है तो वो भी मैंने चेक करना है। टोटल पॉइंट हो गए बच्चों 10। एक बार रिवाइज कर लो। पहले मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की है। दूसरी, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन्ड है। तीसरा, मैंने ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट को रिसीव करा है। फोर्थ, कंपनी की बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है। सिक्स्थ, कंपनी ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है जिसका कंपनी के बिजनेस पे फ़र्क पड़ा है तो उस पर कॉमेंट। कोई डायरेक्टर डिसक्वालीफाइड तो नहीं है अंडर सेक्शन 164। क्वालिफिकेशन, कोई कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन किया तो वो बताना है। कंपनी का आईएफसी बिल्कुल ठीक है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। और कंपनी में कोई और मैटर भी है 11 के रिलेटेड तो वो भी रिपोर्ट करना है। ये थे बच्चों रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3। टोटल 3 पॉइंट हो चुके हैं, 2 पॉइंट रह गए लास्ट के। रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 12, इसमें बच्चों आपको लिखना है कि अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है, कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड आपने वो ट्रेस कर लिया, अगर वो फ्रॉड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट बच्चों 1 करोड़ है, अगर वो फ्रॉड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम है तो आपने उसको रिपोर्ट करना है ऑडिट कमेटी को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और उस फ्रॉड की डिटेल्स को ना बोर्ड रिपोर्ट में फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देंगे। क्या करना है समझ आया? देखो यहाँ पे ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों में और डाला है, और इसलिए डाला है कि अगर उसमें ऑडिट कमेटी है कंपनी में तो आप जाके ऑडिट कमेटी को बता दो। अगर उस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता दो। वो क्या करेंगे, जब वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट मतलब बोर्ड रिपोर्ट सबमिट करेंगे वो उसमें बता देंगे कंपनी के मेंबर्स को। अगर बच्चों कोई फ्रॉड मिला आपको जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है 1 करोड़, अगर कोई फ्रॉड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से कम का है
तो आपने उसको रिपोर्ट करना है ऑडिट कमेटी को, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी डिटेल्स ऑफ सच फ्रॉड नीड टू बी डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में ना उसकी डिटेल्स को मेंशन करके कंपनी के शेयर होल्डर्स को बता देंगे कंपनी की मीटिंग में। और अगर बच्चों कोई ऐसा फ्रॉड है जो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है, और उस फ्रॉड में कंपनी के ऑफिसर और कंपनी के एम्प्लॉय शामिल हैं, मतलब कंपनी के ऑफिसर मीन्स कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी के एम्प्लॉय ने कोई फ्रॉड किया है, तो आपने इस मैटर को किसको रिपोर्ट करना है? सीजी को। कंपनी को नहीं बताना, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। आपने सीजी को बताना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आपने सीजी को रिपोर्ट करना है कि इस कंपनी में कंपनी के एम्प्लॉय और कंपनी के ऑफिसर 1 करोड़ से ज़्यादा के फ्रॉड में इन्वॉल्व है। मैं आपको ये रिपोर्ट कर रहा हूँ अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। ठीक है, तो ये सेक्शन हो गया फ्रॉड रिपोर्टिंग का। अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है उसको रिपोर्ट करना। लास्ट बच्चों सेक्शन है ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर हो तो आपकी क्या ड्यूटीज है? फर्स्ट, सीएजी का मतलब है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसने आपको अपॉइंट किया है। डायरेक्ट द ऑडिटर द मैनर इन विच अकाउंट्स आर टू बी ऑडिटेड। आपको सीएजी बताएगा कि आपने ऑडिट कैसे करना है, आपने कंपनी के कौन कौन से अकाउंट्स को ज़रूर चेक करना है, ये आपको कौन बताएगा? सीएजी। तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा, दिस इज़ योर ड्यूटी। CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल डायरेक्ट द ऑडिटर द मैनर इन विच अकाउंट्स आर टू बी ऑडिटेड। ऑडिट रिपोर्ट शुड इंक्लूड्स, उस ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? फर्स्ट, डायरेक्शंस इशूड बाय सीएजी। जो आप रिपोर्ट जमा कराओगे, जो आप रिपोर्ट सबमिट करोगे, उसमें सीएजी ने आपको जो जो डायरेक्शन दी थी उनको शामिल करोगे। आपने उन डायरेक्शन के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया, आपने उनको फॉलो करा कि नहीं किया। मतलब अगर उसने बोला था कि ये 10 अकाउंट ज़रूर चेक करना, आपने उन 10 अकाउंट को चेक किया। एक्शन टेकन देयर ऑफ, यहाँ पे देयर ऑन आना है, एक्शन टेकन देयर ऑन। एंड नेक्स्ट बच्चों, इट्स इम्पैक्ट ऑन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आपने जो उसमें एक्शन लिया, आपको कुछ ऐसा मिला, अगर मिला तो उसका अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट है। फर्स्ट बच्चों, ऑडिट रिपोर्ट में आप लिखोगे डायरेक्शंस इशूड बाय सीएजी, आपने क्या एक्शन लिया और उसका क्या इम्पैक्ट आया कंपनी के अकाउंट्स पे और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये थी बच्चों कंपनीज की ड्यूटीज़, कंपनी ऑडिटर की ड्यूटीज़। टोटल इसके 5 पार्ट थे, पांचों का पहले मैंने डायग्राम बनाया, डायग्राम में आप पढ़ लो एक बार। फर्स्ट था इंक्वायरी इनटू प्रोप्राइटरी मैटर, जिसके 6 पॉइंट हैं। देन रिपोर्टिंग ओवर अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें एक पैराग्राफ है। देन रिपोर्टिंग अंडर 143 सबसेक्शन 3, जिसमें 10 पॉइंट है। ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर का एक डायग्राम है। और रिपोर्टिंग अंडर 143 था फ्रॉड रिपोर्टिंग का। अगर आपने कोई फ्रॉड कंपनी में देखा होता हुआ है तो अगर वो प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी को बता दो, अगर वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा है तो आप सीजी को बता दो। और अगर आप गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर हो तो आपको सीएजी के दिए हुए डायरेक्शंस, उसके अगेंस्ट एक्शंस और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ये बताना है कि सीएजी के कहने पे आपने क्या क्या एक्शंस लिए। इसमें बच्चों 10 पॉइंट थे कि आपने नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की है, आपने ब्रांच रिपोर्ट जमा कर ली है, कंपनी के अकाउंट्स बिल्कुल सही है, कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं है जिसका कंपनी पे बुरा प्रभाव पड़ा हो, कंपनी का कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, आपने रूल नंबर 11 को फॉलो किया है, ऐसी चीज़ें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है। और प्रोप्राइटरी मैटर में बच्चों 6 पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट था कि कोई ऐसा लोन तो नहीं है जिसके अगेंस्ट आपने सिक्योरिटी नहीं ली और जिसकी टर्म्स कंपनी के अगेंस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, या फिर कंपनी की बुक एंट्रीज गलत तो नहीं है, पर्सनल एक्सपेंसेस को तो नहीं चार्ज किया, कंपनी ने शेयर्स को कम प्राइस पे तो नहीं बेच दिया, शेयर्स अलॉट किए हैं तो पैसा भी मिला है, और कंपनी ने लोन्स को डिपॉजिट तो नहीं शो किया। ये 6 पॉइंट थे। तो आपको ड्यूटीज़ को अच्छे से याद करना है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ का एक क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स में। राइट्स बच्चों 2 ही थे। फर्स्ट राइट था कि आप प्रेमिस में एंटर करके बुक्स ऑफ अकाउंट और वाउचर्स को चेक कर सकते हो। सेकंड था आप ऑफिसर से कोई भी इंक्वायरी कर सकते हो, ऑफिसर को जवाब देना पड़ेगा। ये था बच्चों आपको कंपनी ऑडिटर का सेकंड पार्ट। आप फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर अटेंड करना, सेकंड पार्ट भी ज़रूर अटेंड करना। आपको 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा पेपर में। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ आया है तो अच्छी बात है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप हमारी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करो। ऐप को डाउनलोड करने के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है तो भी लिंक प्रोवाइड किया गया है।
अगर आपके पास आईफोन है उसका भी लिंक प्रोवाइड किया गया है। आईफोन में बच्चों को एक ORG कोड पूछा जाता है, वो भी भरना है। ORG कोड का नाम है CQST, ऑर्गेनाइजेशन कोड। उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में बच्चों डाउनलोड करने के आपको 4 फ़ायदे। पहला, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। आने वाले टाइम में अब एग्जामिनेशन भी जब आएंगे तो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। सेकंड, प्रिपरेशन के लिए मटेरियल मिलेगा। सेकंड बच्चों, आपको वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी है। थर्ड, आप वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो। फोर्थ बच्चों, आप लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। तो ऐप को डाउनलोड कर लो, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, उससे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने की। वीडियो को लाइक ज़रूर करो और इंस्टाग्राम पे कॉमर्स क्वेस्ट के पेज को ज़रूर फॉलो करो। फेसबुक पर भी हमारा पेज है commercequest.hsp। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके लिए कुछ और भी हम लेके आएंगे। तब तक आप इस दोनों वीडियो को अटेंड करो। ओके, थैंक यू सो मच।